करोड़पति काली बहू। हाय हाय, इनकी जोड़ी का तो क्या ही कहना। जब भी दोनों साथ में चलते हैं तो ऐसा लगता है कोई के साथ हंस आ रहा है। भाभी आप आंचल के बारे में ऐसा नहीं कह सकती, वो मेरी बीवी है। तो देवर जी, इसमें मैंने गलती क्या कहा? खुद ही देख लीजिए, आपकी और उसकी हंस और कोई की जोड़ी तो लगती है। निहारिका की ऐसी बातें सुनकर आंचल को बहुत ही ज्यादा रोना आ जाता है और वे अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पीछे पीछे नितिन भी उसके साथ जाता है। अरे आंचल मान भी जाओ यार, तुम्हें तो पता है ना भाभी की आदत कैसी है। अब अगर तुम भी उनकी बातों को बुरा मानोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं कब तक बुरा ना मानूं? कब तक आखिर? भाभी मुझे ऐसे चिढ़ाती रहेगी। मेरी क्या गलती है? अगर मेरा काला रंग है तो, और साथ ही मेरे इस काले रंग की वजह से आपको कितना झेलना पड़ता है। अरे तुम पागल हो क्या? देखो लोगों का तो काम ही है फालतू की बातें बोलना, और अगर तुम भी उनकी बातों को सीरियस लोगी तो ऐसे कैसे चलेगा। देखो तुम्हें कितनी बार कहा है कि लोगों की बातों पर गौर मत किया करो, खुलकर अपनी जिंदगी जिया करो। कैसे मैं अपनी जिंदगी खुलकर जी लूं? लोग जीने भी तो नहीं देते मुझे। हर बार ये एहसास दिलाते हैं कि मैं काली हूँ। नितिन अपनी बीवी आंचल को समझता है और उसे वापस हॉल में ले आता है। आंचल बेशक से काली थी, लेकिन उसका परिवार बहुत ही अमीर और बहुत ही करोड़पति था। नितिन आंचल से बहुत ही प्यार करता था। उसने कभी भी आंचल के काले रंग की परवाह नहीं की थी। आंचल नेचर से बहुत ज्यादा सुलझी और समझदार थी, लेकिन आंचल की सास जानकी, जेठानी निहारिका और उसकी ननद दिव्या आंचल को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन दिव्या को देखने वाले कुछ लोग आ रहे थे। तभी दिव्या निहारिका से कहती है, भाभी जरा देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है, और उसके साथ की ज्वेलरी, ये मुझ पर सूट करेगी ना? ये तो तुम पर बहुत जचेगा दिव्या। निहारिका भाभी, मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, क्या मैं भी तैयार होने जाऊं? अरे अरे, अभी घर में बहुत काम है, बाद में तैयार होने जाना। और वैसे भी तुम्हारी काली शक्ल को देखकर तो मेहमान भाग ही जाएंगे। अच्छा होगा कि अगर तुम उनके सामने ना आओ तो। हाँ हाँ, निहारिका बहुत सही कह रही है। कोई तुम्हें देखने थोड़ी ना आ रहा है जो तुम तैयार होगी। जाओ घर के काम निपटाओ, वैसे भी घर का बहुत काम पड़ा है, और फिर तुम्हें दिव्या को भी तैयार करना है। आंचल बेशक से करोड़पति घर से आई थी, लेकिन उसके काले रंग की वजह से हर कोई उसका मजाक बनाता था। और निहारिका बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से आंचल की सास भी हरदम निहारिका की साइड लिया करती थी। और आंचल इस बात को लेकर हमेशा ही उदास रहा करती थी, लेकिन वे कभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी और चुपचाप घर के सारे काम किया करती थी। शाम को लड़के वाले दिव्या को देखकर चले जाते हैं, लेकिन उस बीच आंचल को लड़कों वालों के सामने आने तक नहीं दिया जाता, जिस वजह से आंचल को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अरे निहारिका, अर्जुन बेटा देखो, शादी में अब सिर्फ एक ही महीना बचा है, क्योंकि 1 महीने के बाद का ही मुहूर्त निकल गया है। और नितिन को भी बोल देना कि फालतू की किसी भी काम में ना पड़े, क्योंकि घर में बहुत काम है। अरे माँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, दिव्या की शादी के सारे अरेंजमेंट मैं और नितिन मिलकर आराम से कर लेंगे। आंचल की इस घर में बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे और ये देखकर नितिन को बहुत बुरा लगता था। ऐसे ही एक दिन नितिन आंचल से कहता है, आंचल आखिर कैसा दिल है तुम्हारा? तुम्हें इतने सारे लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे इन लोगों को कुछ बोलने नहीं देती। लेकिन अब बस बर्दाश्त भी एक हद तक होती है। दिव्या की बस एक बार शादी हो जाए, फिर मैं अलग हो जाऊंगा। इन सब से हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। जहाँ तुम्हारी बिल्कुल इज्जत ना हो तो मेरी इज्जत कहाँ से होगी? हम कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा आपने सोच भी कैसे लिया? अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो मम्मी, निहारिका भाभी और दिव्या दीदी को कितना बुरा लगेगा। ये मैं नहीं चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। लोग मुझे कहें कि बहू अपनी ससुराल का बंटवारा करवा रही है, और ये ताने में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। वैसे भी मैं इस रंग को लेकर बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, और वैसे भी अब मुझे आदत ही पड़ गई है इन सब की। एक ही तो दिल है आंचल, कितनी बार जीतोगी तुम? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। मेरे घर वालों की इतनी सारी बर्दाश्त करने के बाद भी तुम इन लोगों से अलग नहीं होना चाहती। देखो जी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते जरूर है। अब अगर मुझे ये 2 बातें बोल देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अलग हो जाएंगे। हम अलग भी हो गए तो तुम खुद ही सोचो, इतनी चहल पहल कैसे रहेगी फिर हमारे घर में।
और देखो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा परिवार होना। आज तो तुमने अलग होने की बात बोल दी, आइंदा ये सब बोलना भी मत। आंचल का बहुत बड़ा दिल था, लेकिन तब भी उसकी सास उसके रंग रूप को लेकर उसे ताना दिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन जानकी, निहारिका और दिव्या शादी की कुछ शॉपिंग करने कार से मार्केट जाती हैं। लेकिन मार्केट जाते समय इन तीनों का ही एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दिव्या, निहारिका को बहुत ही हल्की फुल्की चोट आती है, लेकिन जानकी को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तभी आसपास के लोग उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और ये बात जब आंचल को पता चलती है तो वह नितिन को फोन करके हॉस्पिटल बुला लेती है। थैंक यू सो मच आंचल, तुम नहीं जानती अगर आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या ही होता। आप कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो मेरा परिवार है ना। जानकी हॉस्पिटल के दिन आईसीयू में थी। वह हॉस्पिटल का सबसे महंगा आईसीयू था और ये देखकर नितिन बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन उसने आंचल से कुछ भी नहीं कहा और वह अपने बॉस को फोन करके एडवांस सैलरी के लिए बात करता है। और वहीं दूसरी तरफ आंचल फोन कर अपने पापा से बात कर रही होती है। जी पापा, आपकी मदद से आज मेरी सासू माँ बच पाई है। चलो बेटा, भगवान का शुक्र है कि कम से कम तुम्हारी सासू माँ ठीक तो है। और हाँ बेटा, तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। अस्पताल का जितना भी खर्चा होगा, जैसा भी होगा, वो मैं देख लूंगा। तुम बस अपनी सास की सेवा करो। और हाँ बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी सास से मिलना चाहती है, क्या हम आ सकते हैं? हाँ पिताजी, बिल्कुल आप आ सकते हो। तभी थोड़ी देर बाद अस्पताल के आगे गाड़ी आती है और इस गाड़ी से आंचल के माता पिता निकलते हैं। आइए आइए दशरथ जी, कैसे आना हुआ आपका? आप तो बस एक फोन कर देते, आपका सारा काम हो जाता। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब जी, हम तो बस ऐसे ही हमारी बिटिया की सासू माँ को देखने के लिए आए हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ दशरथ जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। अब उनकी जान खतरे से बाहर है। अच्छा ठीक है डॉक्टर। और हाँ डॉक्टर, मेरे दामाद से मिलिए, इनका नाम है नितिन। और नितिन बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी माँ को अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। नितिन अब समझ गया था। वह थोड़ा परेशान जरूर था, लेकिन उसे अपनी इस बात पर गर्व था कि वाकई वो आंचल की नजरों में अपना प्यार साबित कर पाया है और साथ ही आंचल के रूप में उसे बहुत ही अच्छी बीवी मिली थी। आंचल अपनी सास की खूब सेवा पानी करती है और वे अपनी बेटी की शादी से पहले ठीक भी हो जाती है। और ये सब देखकर आंचल की सास, उसके जेठानी और नंद को ये सब समझ आ चुका था कि आंचल बहुत अच्छी और संस्कारी बहू है। आंचल बहू मैं गलत थी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। दिव्या देखो, तुम्हें पता है आंचल हम सबसे कितना प्यार करती है। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको ठीक करने में सिर्फ और सिर्फ आंचल का ही हाथ है। सभी गिले शिकवे भुलाकर घर के सारे लोग दिव्या की शादी में जुट जाते हैं और धूमधाम से दिव्या की शादी भी हो जाती है। और दिव्या की शादी में दिव्या के ससुराल वालों को स्वागत करने के लिए जानकी, आंचल और निहारिका को एक साथ खड़ी रखती है और साथ ही बारातियों को आंचल से मिलवाते हुए कहती है कि आंचल उनकी छोटी बहू है। साथ ही ये सब देखकर नितिन बहुत ही ज्यादा खुश था कि आज उसकी बीवी को बहुत सम्मान मिला है। गरीब ससुराल और जादुई चकला बेलन। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां सुमित्रा अपनी बहू सोना के साथ रहा करती थी। सुमित्रा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से सोना का बेटा शहर नौकरी करने के लिए चला गया और पति बीमार होने की वजह से बाहर कोई काम नहीं कर पाता था। पर इतनी गरीबी होने के बाद भी सुमित्रा के ठाट बाट कुछ अलग ही थे। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। घर में किसी को खाने को रोटी मिले या ना मिले, सुमित्रा तीनों टाइम अपने हिस्से का खाना खाकर बैठ जाती और अगर कोई उससे कुछ बोलता तो वह उसी से लड़ पड़ती। एक तरह से सुमित्रा का घर खुला मैदान था, जहां हर समय सुमित्रा इसी फिराक में रहती कि कब किससे कैसे लड़ सके। ऐसे ही एक दिन, अरे करंजली कलमुही, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, आज खाना बनेगा या नहीं भी? माँ जी को हर समय अपने खाने की पड़ी रहती है। मैंने कल ही माँ जी से कह दिया था कि आटा खत्म हो चुका है, अब इतने से आटे में किस किस के लिए रोटियां बनाऊं? जहाँ सोना थोड़ा सा आटा देखकर परेशान थी, तो वहीं सुमित्रा अपने खाने के लिए बैठी थी ताकि उसे जल्द से जल्द खाना मिल सके। पर तभी वहाँ सोना का ससुर आता है और अपनी बहू को परेशान देखकर उससे उसकी परेशानी के बारे में पूछता है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी परेशान क्यों? और तुम जानती हो ना, अगर 5 मिनट और लेट हुआ तो तुम्हारी सास पूरा घर सर पर उठा लेगी।
बापूजी मैं जानती हूँ माँ जी कैसी है, पर मैं क्या करूँ, सिर्फ 2 जने का ही खाना बन सकता है। इतना सा आटा बचा है और खाने वाले हम लोग 3 हैं। बहू तुम मेरी चिंता मत करो, पहले अपनी सास का पेट भरो, मेरे लिए आज एक रोटी कम बना देना। हम दोनों ससुर बहू आधा आधा पेट खाना खा लेंगे। ठीक है बापूजी, जैसा आपको ठीक लगे। पर बापूजी ये तो अभी के लिए है, रात के लिए क्या करेंगे हम? और आप तो हमेशा बीमार रहते हैं, बिना खाना खाए दवाई भी नहीं खा सकते। बहू रात का इंतजाम मैं कर लूंगा, अभी जल्दी से रोटियां तैयार करो। अब सोना जल्दी से रोटी तैयार करती है और अपनी सास को खाने के लिए देती है। सुमित्रा के साथ सोना का ससुर भी बैठा था। अब जैसे ही सुमित्रा पहला निवाला मुंह पर लेती है कि तभी उसे बाहर से किसी की भीख मांगने की आवाज आती है। अल्लाह के नाम पे मुझ गरीब भिखारी को कुछ खाने को दे दो। मुझ गरीब भिखारी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम मुझे पेट भर खाना ना खिला सको तो 2 रोटी ही दे दो। 2 रोटी खाने से मेरी भूख शांत होगी और अल्लाह की दया दृष्टि तुम पर बनेगी। यहाँ हम खुद गरीब भूखे हैं, एक एक रोटी के मोहताज हैं, और ये भिखारी रोज सुबह शाम भीख मांगने आ जाते हैं। आज तो इस भिखारी ने हद ही कर दिया, मेरे खाने के समय में आ टपका। सुनिए जी, अगर आज आपने किसी भी भिखारी को रोटी का एक टुकड़ा भी दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप से घर में बैठे रहना, थोड़ी देर चिल्लाकर वे भिखारी अपने आप ही यहाँ से चले जाएंगे। सुमित्रा अगर तुम चुप रहती या धीरे से बोलती तो शायद वो भिखारी यहाँ से चला जाता, पर तुमने इतनी जोर से बोला कि उस भिखारी के कानों में तुम्हारी आवाज पहुँच गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो बिना रोटी लिए यहाँ से जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं कि आज मैं अपने हिस्से का खाना उस भिखारी को दे दूं? उस भिखारी की तो आज खैर नहीं, अभी बताती हूँ उस भिखारी को, और डंडा मारूंगी ना, उस भिखारी को मेरे घर का रास्ता भूल जाएगा। सुमित्रा को उस भिखारी पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस भिखारी की वजह से वे चैन से रोटी नहीं खा पाती। अब सुनीता डंडा उठाकर उस भिखारी को मारने के लिए जाती है, पर उसी समय सोना का ससुर सुमित्रा का हाथ पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, किसी भूखे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पता नहीं कब परमात्मा किस रूप में आ जाए। ऐसा पाप मत कमाओ, डंडा नीचे रखो। सोना का ससुर सुमित्रा के हाथ से डंडा छीनकर रख देता है, पर भिखारी भी जिद्दी था। वे सुमित्रा की नजरों से दूर नहीं होता और वे एक बार उसे उकसाने की कोशिश करता है। बहन, मुझ भिखारी ने तुमसे 2 रोटी क्या मांग ली, तुम तो मुझे डंडे से पीटने लगी। तुम्हारी हालत देखकर तो लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो। मैंने सोचा था कि शायद तुम खुद से मेरा दुख समझोगी, पर मैं गलत दरवाजे पर आ गया। इतना बोलकर भिखारी वहाँ से जाने लगता है कि तभी सोना वहाँ अपने हिस्से की रोटी लेकर आ जाती है और उस भिखारी को दे देती है। भिखारी जल्दी से उस रोटी को अपने झोले में रख लेता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। ये देखकर सुमित्रा को अपनी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और एक बार फिर से वह सोना से लड़ती है। देख रहे हैं आप, मेरे मना करने के बाद भी इस कलमुही ने उस भिखारी को खाना दे ही दिया। आखिर इसने किसके हिस्से की रोटी दी उस भिखारी को? माँ जी, आज मैंने अपने हिस्से की रोटी उस भिखारी को दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर से कोई भूखा जाए। और बापूजी ने बिल्कुल सही कहा था कि परमात्मा के रूप में कभी भी कोई आ सकता है, ये कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये बात है, तो तुम मेरी भी एक बात सुन ले। हम इतने गरीब नहीं थे कि हमें खाने के लाले पड़ जाए। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया, शहर में जाकर काम कर रहा है, पर फिर भी 3 जनों का परिवार नहीं पल पा रहा है। ये सब कुछ तेरी मनहूस कदम पड़ने की वजह से हुआ है। निकल जा मेरे घर से तू, तो खर्चा कम होगा और एक जने का खाना भी कम बनेगा। निकल करमजली मेरे घर से। इतना बोलकर सुमित्रा उसी डंडे से अपनी बहू को मारने लगती है और सोना को घर से निकाल देती है। बेचारी सोना रोती बिलखती अपने मायके की ओर निकलती है, पर रास्ते में उसे वही भिखारी मिलता है। बेटा, तुम्हारी सास बहुत बुरी है और उसी के कर्मों की सजा तुम और तुम्हारा परिवार भुगत रहा है, पर तुमने मेरा अच्छा चाहा। तुम हर गरीब पर तरस खाती हो और अपने हिस्से का खाना देकर उनका पेट भरती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चकला और बेलन दे रहा हूँ। इस जादुई चकला बेलन की मदद से तुम्हारे परिवार में सुख शांति आएगी और तुम इससे जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। भिखारी अपना जादुई चकला बेलन सोना को देकर गायब हो जाता है। सोना को समझ नहीं आता कि वे भिखारी कौन था। अब सोना उस जादुई चकला बेलन को घर ले जाती है, जहां अपनी बहू को देखकर एक बार फिर सुमित्रा गुस्से से पागल हो जाती है। पर इसी बीच सुमित्रा अपनी सास का गुस्सा शांत करने के लिए जादुई चकला बेलन से कहती है,
हे जादुई चकला बेलन, मेरी सास का गुस्सा शांत कर दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। सोना के इतना बोलते ही जादुई चकला बेलन हवा में उड़ता है और सुमित्रा का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद सोना सारी बात समझने की कोशिश करती है, पर सुमित्रा है जो कि उसकी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती। और उसी वक्त सोना की ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। अपने ससुर की बिगड़ती हालत देखकर इस बार सोना चकला बेलन से अपने ससुर की तबीयत ठीक करने की प्रार्थना करती है। हे जादुई चकला बेलन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे ससुर को ठीक कर दो, मेरे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर बना दो ताकि हमारे घर में खाने के लाले ना पड़े, और मेरी सास का दिल साफ कर दो ताकि वे किसी से नफरत ना करे, उनके अंदर इतना प्यार भर दो कि वे किसी से नफरत ना करे। जादुई चकला बेलन एक बार फिर हवा में गोल गोल नाचता है और सोना का छोटा सा घर बड़े घर में बदल जाता है, जिसमें हर तरह की सुख सुविधा होती है, और पल भर में ही सोना के ससुर की तबीयत भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और सुमित्रा भी एक अच्छी इंसान बन जाती है।